मंसूर अली खान साहब, मसला ये है कि चलें अगर हम इस बात को भी सरफे नज़र कर देते हैं, बहरहाल जिस तरह से, क्योंकि मैंने वो देखा भी है कि वो जिस तरह से बदामी साहब उन्हें बार बार दोबारा कह रहे हैं कि फिर आपके लोग 9 मई पर माफ़ी मांग लें, तो उन्होंने बार बार खैर उसी हवाले से बात की। अगर हम उसको सरफे नज़र भी कर दें, साइड पे कर दें, मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दे दिया है या उनका जो स्टेटमेंट है, जवाब है एक, उसके बाद क्या गुंजाइश है उस मुज़ाकराती अमल की, जिससे हम पता नहीं क्या कुछ अब भी उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि शायद इससे कुछ होगा। शहजाद साहब ने एक वैलिड पॉइंट रेज किया कि शायद तहरीक इंसाफ इस तरह के स्टेटमेंट्स विच आर नॉट एक्चुअली एडमिशन बट समवेयर दे आर क्लोज टू इट, एक क्लोजर चाह रही है इस सारे मामले का। नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो क्लोजर तो बिल्कुल चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन डिपेंड करता है ना किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर चाहती है। अगर तो बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस DGISPR की जानिब से रखे गए थे कि जी आप माफी मांग लें और मामला जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा, तो वो तो चाहते तो उसी वक्त उसे एक्सेप्ट कर सकते थे। अब मुझे ये लगता है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आने वाले 1 महीने का जो है वो टेम्परेचर चेक करना चाह रही है कि वॉशिंगटन से जो है हवाएं कैसी चलती हैं। अगर तो कुछ अच्छी ठंडी हवाएं वहां से आना शुरू हुई, खुशबूदार हवाएं वहां से आना शुरू हुई, तो डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मेरे ख्याल में अपने स्टांस में मजीद सख्त हो जाएगी। लेकिन अगर वहां से भी कोई ठंडे झोंके ना आए, जो कि अभी हमें यही खबर मिली है आज के जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इन्विटेशन आ गया है। दूसरी खबर यह है कि एम्बेसडर जो है पाकिस्तान के अमेरिका के अंदर, उनको इन्विटेशन आया है, वो जा रहे हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पिछले 1 महीने से सब तोड़ कोशिशें कर रही थी कि किसी तरह इन्विटेशन मिल जाए, वो अब तक इन्विटेशन नहीं मिला है मेरी इत्तलात के मुताबिक। तो ये बहुत बड़ी नाउमीदी है उनके लिए। तो अगर तो कुछ अच्छा ना हुआ तो फिर जाहिर बात है थोड़ा सा लचक तो दिखानी पड़ेगी। लचक दिखाना सियासत के अंदर एक आम चीज है, पाकिस्तानी सियासत में। बट नोएम खान साहब, लचक आ सकती है मंसूर साहब, खान साहब जिस लचक का मैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अच्छा, लचक? ये गलत फहमी है मेरे ख्याल में। मुझसे ज्यादा बेहतर फैसल वाडा साहब इस पे कमेंट कर सकते हैं, वो अच्छी तरह खान साहब को जानते हैं। अच्छा। वो जो यू टर्न लेने की एक आदत है, वो क्या लचक होती है? वो नहीं होती ना। और वो फिर उसको जस्टिफाई भी करते हैं कि जनाब जो बंदा यू टर्न ना ले वो सियासतदान ही नहीं होता। वो तो खुद कह चुके हैं ये बात। एक ब्रेक शामिल करते हैं जी, गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प हो रही है, वापस आते हैं हमारे साथ रहिए। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी प्रोग्राम में। शहजाद, मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये मतलब अगर हम इसको पर एक्सेप्ट कर लें कि मामला फिर अमेरिका वाला ही है, क्योंकि मुज़ाकराती अमल से तो मुझे पता है फ्रैंकली, और मैं गवर्नमेंट के बहुत से लोगों से आपकी बात होती है, वो भी ये कहते हैं कि नहीं हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं, ये फॉर अपीयरेंसेस सेक है, ठीक है कुछ मिलेगा तो है नहीं। बट क्या अमेरिका ही टोटल रिलायंस है अब तहरीक इंसाफ के लिए? मुनीब, मैं कुछ देर से पहले ये कह चुका था कि मेरे ख्याल से मुज़ाकरात शुरू तो हो गए, लेकिन तहरीक इंसाफ की नजरें भी और हुकूमत की नजरें भी 20 जनवरी पे होंगी कि उसके बाद क्या माहौल पैदा होता है, क्या किसी किस्म के स्टेटमेंट वहां से आते हैं, उनकी पॉलिसी क्या होती है। तो ये दोनों तरफ से जो है फरीकैन इंतजार करेंगे उसका। लेकिन एक दो बातें मैं जल्दी से करना चाहूंगा जो अभी हुई प्रोडक्शन ऑर्डर के हवाले से, खासतौर पर चौधरी एजाज साहब के। अभी कुछ अर्से पहले आप देखें कि जब भी हमारे सियासतदानों को जरूरत होती है पार्लियामेंट को सुप्रीम बताने की, तो फिर कैसे कैसे वो बातें करते हैं और क्या क्या काम हो जाते हैं। ये 26वीं तरमीम जिसमें हमें पता है कि एक बहुत ही कॉम्प्रोमाइज सुप्रीम कोर्ट आपके सामने अब आ चुकी है, आईनी बेंच को अलग कर दिया सिर्फ इसलिए ताकि एक शख्स को चीफ जस्टिस ना बनने दिया जाए। और उस वक्त क्या सारा राग लापा जा रहा था कि देखिए पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट कोई भी कानून साजी कर सकती है। तो अब यहाँ पे जरा बताए ना कि जो पार्लियामेंट सुप्रीम है उसका ऑर्डर क्या जेल सुपरिटेंडेंट नहीं मान रहा है, या जैसे कि अभी फैसल वाडा साहब ने कहा कि एक चीफ मिनिस्टर की इतनी जरूरत है कि वो सेनेट जो कि अपर हाउस है उसके चेयरमैन के ऑर्डर्स को नजरअंदाज कर दे और कहें कि नहीं भेजेंगे। आईजी पुलिस कहें कि हमें कॉन्वॉय चाहिए, तो कॉन्वॉय तो पुलिस ही का चाहिए होगा ना। आप कोई बटालियन तो नहीं लेकर आएंगे फौज की कहीं से कश्मीर से कि वो जाके इनको प्रोटोकॉल देंगी। जो सिक्योरिटी देनी है वो भी आपने देनी है। दूसरा, ये सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी की जो बात की मंसूर साहब ने, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा है कि कई ममालिक से, जिसमें गल्फ ममालिक भी हैं, वहां से उन लोगों के वीजे कैंसिल किए गए हैं जिन्होंने कोई पॉलिटिकल ट्वीट किया है या उन्होंने आपके इदारों के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ कोई बयानबाजी की है, उनके वीजे भी कैंसिल किए गए। लेकिन मलिक रियाज साहब जो कि एब्सकॉन्डर हैं, उनके हवाले से हुकूमत जो है वो आगे नहीं बढ़ सकी है। जनरल फैज के हवाले से जो कार्रवाई हो रही है बिल्कुल होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। लेकिन हमें जो मुकम्मल सच है वो ये है कि जब वो, फैसल साहब तो जानते हैं तमाम चीजों को, कि बतौर डीजीसी, बतौर डीजीआई जो उनका किरदार था उस पे उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। डीजीआई के तौर पे उनका सिर्फ जो टॉप सिटी वाला, क्योंकि वो एक जाती उनका फेयर था जिसमें वो और उनकी फैमिली इन्वॉल्व थे, किसी को टॉप सिटी के ओनर्स को ब्लैकमेल करने में, उस पर केस बना है। बाकी मुकदमात कैब के हैं, जब वो रिटायर हो गए थे, पोस्ट रिटायरमेंट है। तो अगर हम मुकम्मल अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं
और अगर हम इस नीयत से चाहते हैं कि इस अकाउंटेबिलिटी की वजह से ही हालात और मुल्क के मामला दुरुस्त होंगे, तो फिर हमें तमाम लोगों के, मतलब आप कहते हैं ड्यूरिंग सर्विस उन्होंने जो कुछ किया, यानी कि आप कहते हैं ड्यूरिंग सर्विस भी जो उन्होंने कुछ किया उसके ऊपर भी एहतसाब होना चाहिए, सिर्फ एक टॉप सिटी और फिर भाई जो सबसे बड़ी चार्जशीट आप नून लीग तमाम जमातें पेश करते रहे वो क्या है कि उन्होंने नवाज शरीफ को सजा दिलाने में मुआवनत की, उन्होंने पीटीआई को इलेक्शन जिताने में अपना किरदार अदा किया, उन्होंने पीटीआई की हुकूमत चलाने में किरदार अदा किया, उन्होंने जो है इमरान खान खुद कह चुके कि हमारा कोई बिल फंस जाता था तो हम आईएसआई को कहते थे कि ये करवा के दो। आपको पता है ना उसमें फिर अकेले ये फैज हमीद साहब नहीं फंसेंगे ना, उसमें और बहुत लोग फंस जाएंगे। ये मसला यही ना, मसला ये फिर क्योंकि वो एक सबऑर्डिनेट थे किसी के और फिर बात उनके जो सुपीरियर्स थे उन पर भी जाएगी, तो इसीलिए अब जो दायरा कार इसका जो है वो महदूद किया गया। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक है, जो अगर उनका कोई 9 मई के तशद्दुद में रोल है उसको इन्वेस्टिगेट करें, टॉप सिटी में उन्होंने जो किया है बिल्कुल करें, लेकिन जो बाकी मामला थे वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारी सियासत में पिछले 70 साल से देखे जा रहे हैं कि इंटरवेंशन होती है और होती रहेगी अगर उसका दरवाजा हम बंद नहीं करेंगे। वो दरवाजा माजरत के साथ अभी तक हमने बंद नहीं किया है। वो सौदा जब तक बिकना बंद बिकता रहेगा और सियासतदान वहां खड़े होते रहेंगे, जब शटर ही डाउन हो जाएगा तो सियासतदान नहीं खड़े होंगे। ये बात आपकी ठीक है। अगर कोई चीज आप अवेलेबल रखेंगे ऑन द रैक्स कि ये अवेलेबल है मदद, तो फिर वो मिलती रहेगी। अभी आपने 26वीं तरमीम का जिक्र किया कि जिस तरीके से वो सारा निजाम उस वक्त हुआ, तो मैं ऑन अ लाइटर नोट कह रहा हूं, वाडा साहब तो भाई है हमारे, शुक्र करें मेरा आपका या मंसूर अली खान साहब का भी सेनेट में कहीं वोट नहीं डलता, नहीं तो इन्होंने तो हमें कहना था यार इनके भी वोट डलते हैं, इन्हें भी मंगवा लो किसी तरीके से। इन्होंने फैसल वाडा साहब ने हमें भी उठवा लेना था कि इतने डाढ़े लोग हैं। और फैसल भाई मुझे एक बात बताएं, अब मेरा तो वैसे सवाल फैसल साहब से पिछले 2-3 दिन से कुछ और है, मैं पूछना चाह रहा हूँ, साथ में है तो पूछ देते हैं कि ये रोनाल्डो की जो बात करते हैं ये इनके फेवरेट फुटबॉलर है या जिनको ये रोनाल्डो कहते हैं उनके फेवरेट है? क्योंकि इस पूरी फुटबॉल फेडरेटिव में रोनाल्डो और मेसी के दरमियान बड़ी जंग चल रही है, कौन बड़ा फुटबॉलर है? नहीं, इस मामले में कोई मेसी नहीं आएगा, सिर्फ रोनाल्डो ही होगा। जी फैसल भाई जरा रिस्पॉन्ड करने सर। और बहुत सच बताता हूँ, एक्चुअली रोनाल्डो मुझे इसलिए पसंद है कि मेरी बेटी छोटी वाली जो उसका बड़ा फेवरेट प्लेयर है। अच्छा, तो दैट्स व्हाई कि वो इतना रोनाल्डो सुनता हूँ, तो आपको ही पता है जो छोटी वाली शनाया है उसका बड़ा फेवरेट प्लेयर। जो बात आपने की है सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी, बात से टोटली अग्री करता हूं। देखें सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी तो देखें मुनीब भाई, ये तो आप ये ना समझे कि हम चीखते रहेंगे तो कोई 2 दिन में चीजें बदल जाएंगी, बदलना शुरू हुई। और जहां तक उनकी बात है कि एसडीजी आईएस है उनका उस पर चार्जेस नहीं आ रहे, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि रिटायरमेंट के बाद ही बोझ उस पर डाल दिया जाए। एक्चुअली तो पावरफुल वो रिटायरमेंट से पहले था, उसके वो गुनाह सामने हैं, वो मेरे आपसे छुपे हुए नहीं है, और उस पर हम खुल के बात भी कर रहे हैं। और हमने उस वक्त बात की और जब कोई बात नहीं कर सकता था, और आज भी उनकी बात करने से लोग कतराते हैं। तो हमारे ऐसे जितने भी सीधे कह दें या पागल कह दें, वो टक्कर लेने के लिए तैयार होते हैं जब गलत होगा। तो ठीक है, फिर सर फटे या फिर दीवार टूटे, तो फिर देखा जाएगा। नहीं बट भाई एक बार फैसल भाई ये देखें, इट्स अ बिटर पिल टू स्वॉलो, बट आई एम श्योर यू कैन टेक इट वेल, कि ये भी जो शहजाद साहब ने बात की है ना, मेरे दोनों भाई मंसूर अली खान और शहजाद इकबाल, उन्होंने बात ये ठीक की है कि जब आपकी मर्जी होती है ना, तो आप कहते हैं जी पार्लियामान बड़ा मजबूत है, इसके अंदर हमने 26वीं आईनी तरमीम पेश करनी है, और हिम्मत कैसे हुई किसी के कि वो इसके रास्ते में खड़ा हो। जब एक किसी का प्रोडक्शन ऑर्डर जाता है तो हम कहते हैं जी वो सीएम जो है उन्होंने नहीं किया, तो हम क्या कर सकते हैं? सर बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं, आपकी बात आई टोटली आई कंप्लीटली एग्री। आप तीनों एनालिस्ट और एंकर्स के मैं बिल्कुल इंडोर्स करता हूं बात को, लेकिन सर बोल ही रहा हूं ना मैं कि इसमें सीएम पीछे है और ये बेइज्जती है, और ये बेइज्जती जो है वो पार्लियामान की है। तो फिर सर पार्लियामान में एक आदमी आज बोल रहा है, कल 2 बोलेंगे, कल 5 बोलेंगे, बोलना शुरू हो गए। मैं तो बोल रहा हूं, मैं तो आपके सामने कल से बोल रहा हूं, ठीक है। और मैं आपको ये भी बोल रहा हूं कि अगर एस्टैब्लिशमेंट ने रुकवाना होता तो फिर एस्टैब्लिशमेंट प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ही नहीं करने देती। तो ये तो पॉलिटिकल स्कोर सेटिंग हुई है सीएम के, लेकिन सीएम या ऐसे 10 सीएम पार्लियामेंट पे भारी नहीं हो सकते। बड़ा क्लियर है, बात करेंगे इस पे। आज 1 बोल रहा है, 2 बोल रहा है, 10 बोलेंगे, 100 बोलेंगे, ये भी टाइम आ जाएगा। आप लोग बोल के बहुत सारी चीजें ठीक भी तो कर देते हैं, तो आपके बोलने का भी सारों का बड़ा इंपैक्ट है। आप लोग अपने हमें डर ये लगता है ना कि बोलते बोलते कहीं हम क्रिटिसाइज करें, हमें डर ये लगता है बोलते बोलते कहीं हम खुद ही ना ठीक हो जाए किसी दिन, थोड़ा डर ये भी लगता है।